एक रात कोमल शर्मा निवास का दरवाजा खटखटा रही थी। तभी दरवाजा मधु खोलती है। दरवाजा खुलते ही कोमल घर में घुसने की कोशिश करती है। मधु से खींचकर पीछे कर देती है और उससे बोलती है, अरे कौन हो तुम? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसी जा रही हो? आंटी, मुझे अमन से मिलना है। उसने पिछले एक हफ्ते से मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर रखा है। वो ना मुझसे बात करता है और ना ही मुझसे मिलता है। मैं बहुत परेशान हूँ आंटी। भगवान के लिए मुझे एक बार अमन से बात करने दीजिए। अरे तुझे अमन से क्यों मिलना है? मेरा बेटा शादीशुदा है और तुझे शर्म नहीं आती क्या किसी शादीशुदा लड़के पे लाइन मारते हुए? क्या कहा आंटी आपने? अमन शादीशुदा है? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आंटी, मैं और अमन पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में हैं और आज मैं यहाँ इस हाल में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं अमन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की क्या चाहती है? तू मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है और तू मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? तभी वहाँ पर मधु का बेटा अमन और मधु का छोटा बेटा कुणाल भी आता है। तभी मधु कहती है, अमन, ये सब क्या है बेटा? ये लड़की क्या बोल रही है? तू इसे जानता है क्या? माँ, ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। अमन के मुंह से ये सब सुनने के बाद कोमल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो तुरंत अपने फोन में मधु को अमन और अपनी पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। सारी फोटोज देखने के बाद मधु कहती है, अमन, ये सब क्या है बेटा? शर्म नहीं आई कि तुझे इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? अरे इस लड़की को तूने बिना शादी के ही गर्भवती कर दिया। अभी कहाँ जाएगी? सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घटिया इंसान हो। अगर इस लड़की की जगह तुम्हारी खुद की कोई बहन होती तब तुम क्या करते? देखो, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर अब मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी कोमल को अपना नहीं सकता हूँ और ना ही इसके बच्चे को अपना नाम दे सकता हूँ। लेकिन अमन, मैं कहाँ जाऊँ? किसके सहारे जीऊंगी मैं? मेरे साथ अब इस बच्चे का भी सवाल है। कम से कम मेरे बारे में ना सही, इस बच्चे के बारे में तो सोचो। कोमल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी, इसलिए उसे चक्कर आ जाता है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाती है। तभी मधु का छोटा बेटा कुणाल कोमल को उठाकर अंदर घर के ले आता है। थोड़ी ही देर में मधु डॉक्टर को फोन करके घर पर बुला लेती है। जी देखिए, आपकी बहू गर्भवती है और इसको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके इनको खुश रखिएगा आप। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं अच्छे से अपनी बहू का ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कोमल के लिए एक पर्ची पर दवाई लिख देते हैं। थोड़ी ही देर में कुणाल कोमल के लिए बाहर से दवाइयाँ खरीद कर ले आता है और अपनी माँ को दे देता है। मधु कोमल के कमरे में खाना और दवाई लेकर जाती है। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, पर अब जो हो गया सो हो गया। मैं उसे बदल नहीं सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि बिना शादी के गर्भवती होना कितना बड़ा पाप है और ये सोच ना तो तुझे जीने देगी। इससे तो मेरी बात मान, इस बच्चे को गिरा दे। अभी भी वक्त है तेरे पास। तेरी प्रेगनेंसी को अभी 1 ही हफ्ते हुए हैं। आंटी, अभी कैसी बातें कर रही हैं? अमन ने मेरे साथ जो किया है उसकी सजा मैं इस बच्चे को नहीं दे सकती। आंटी, आप भी तो एक माँ है ना? क्या एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है? बेटा, मैं तेरी बात समझ रही हूँ अच्छे से, पर एक बार दिमाग से काम ले। अभी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। आखिर कैसे अकेली बिन ब्याही गर्भवती बहू का बोझ उठाती फिरेगी तू? तभी वहाँ पर कुणाल आता है और कुणाल कोमल को एक गिलास गर्म गर्म दूध देते हुए कहता है, कोमल जी, ये लीजिए, गर्मा गर्म दूध पी लीजिए, आपको ना अच्छा लगेगा। देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसे भूलना आसान नहीं है। मेरे भाई ने जो आपके साथ किया वो सही नहीं किया। अगर आप मेरे भाई को सजा दिलाना चाहती है तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मुझे अमन से दूर होने का गम नहीं है, पर मेरे बच्चे के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका मैं क्या करूं? एक पल के लिए तो मैं अमन को धोखा बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने बच्चे को धोखे में कैसे रखूं? मेरी बात मान ले, इस बच्चे को गिरा दे और कहीं शादी कर ले। ये आप क्या कह रही हैं? एक माँ होकर आप एक माँ को ये कह रही है कि वो अपने बच्चे को गिरा दे? आपको ना शर्म आनी चाहिए। गलती आपके बेटे ने की है और आप सजा एक मासूम बच्चे को देना चाहती हैं। अब ये बच्चा जन्म भी लेगा और इस दुनिया में आएगा भी और इसी घर के अंदर रहेगा। जिसको जो करना है वो करे। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। और कोमल जी, आप शादी करोगी मुझसे? कुणाल की बातें सुनकर कोमल की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कुणाल और मधु दोनों कोमल को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल बहुत परेशान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
ऐसे ही कुणाल दिन रात कोमल की सेवा किया करता और वो समय से उसे दवाई और खाना खिलाया करता। ये सब देखकर मधु और अमन को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे एक दिन मधु अपने बेटे कुणाल से कहती है, कुणाल ये सब क्या है? आखिर क्यों इतनी सहानुभूति दिखा रहा है तू इस लड़के के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे ये लड़की पसंद आ गई है इसलिए तू ये सब कर रहा है? माँ, एक बार आप खुद को उस लड़की की जगह रखकर देखो और फिर देखो कि क्या गलत है क्या सही है। आपके बेटे ने कुकर्म किए हैं, उसको आप छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आपके बेटे ने एक साथ कई जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको अपने बेटे को खींचकर थप्पड़ मारना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुणाल और कोमल एक दूसरे को समझने लगते हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। देखते ही देखते कुणाल कोमल से शादी कर लेता है और कोमल को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर की बहू बना देता है। अब कोमल का 9वां महीना लग जाता है और कोमल बहुत ही खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। ज्योति की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे, लेकिन वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसलिए अमन और ज्योति दोनों अस्पताल में अपना चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, जहां डॉक्टर अमन और ज्योति के सारे टेस्ट करते हैं। देखिए, रिपोर्ट चेक की है हमने और अफसोस की बात है कि ज्योति कभी माँ नहीं बन सकती है। इसलिए आप एक काम कीजिए कि बच्चा कहीं से अडॉप्ट कर लीजिए। ये खबर सुनकर ज्योति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर आने के बाद ज्योति अपने पूरे परिवार को डॉक्टर की कही बात बताती है। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। सासू माँ, एक औरत का जीवन बिना माँ बने अधूरा है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बहू, बच्चा होगा या नहीं होगा ये तो भगवान के हाथों में है। और वैसे भी हमारे घर में कोमल का बच्चा है तो तू उसे अपने बच्चे की तरह प्यार कर सकती है और वो बच्चा अमन का ही है। जो कुछ भी हो रहा है ना, वह सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कारण हो रहा है। मैं अब जिंदगी भर बाप नहीं बन सकता क्योंकि मैंने किसी लड़की को धोखा दिया था, उसे बिना शादी के ही गर्भवती कर दिया था। आगे जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे कर्मों का ही नतीजा है। कोई बात नहीं, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लो और उसे अपना नाम दे दो। तुम सच कह रही हो ना कोमल? हाँ ज्योति, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम इस बच्चे को अपना नाम दे सकती हो क्योंकि इस बच्चे का असली बाप तो तुम्हारा पति ही है। इसलिए हमेशा इसे अपने पास रखो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोमल। मैं तुम्हारे साथ जो भी कुछ गलत किया उसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इस बच्चे को कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगा। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा इसको। हमेशा हमेशा के लिए अपना बच्चा अमन और ज्योति को कोमल सौंप देती है। ज्योति और अमन दोनों बहुत खुश होते हैं और कोमल का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह कोमल अपने पूरे परिवार में हंसी खुशी एक साथ सबको जोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ती है। आपको बार बार बताने पर भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आपको पता है मुझे कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके ना इस बोर्ड को चेंज करवा दीजिए। आखिर क्या बात थी? क्यों शारदा उस इंसान को डांट रही थी? जानने के लिए कुछ वक्त पहले चलते हैं। विलासपुर गांव में शारदा अपनी सास, पति और छोटी बच्ची के साथ रहा करती थी। शारदा की सास कुंती उसे ताना मारते हुए बोलती है, अरे नास पीटी, जब से तू हमारे घर ब्याह कर आई है तब से लेकर आज तक तूने हमको कोई सुख नहीं दिया। पोता मांगा था लेकिन लड़की पैदा कर दी तूने। तेरी वजह से आज मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा है। अगर तुझसे शादी नहीं करता तो शायद आज मेरा बेटा सही सलामत होता। लेकिन माँ जी, जो भी आपके बेटे के साथ हुआ वो एक हादसा है, उसमें मेरी क्या गलती है आप ही बताओ। अरे करम जली, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाकर यहाँ भेजा है क्या? माँ जी, अब इसमें मेरे माँ बाप की क्या ही गलती है? हर बार आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेकर आती हो? अरे रे रे रे, कैसे बोल रही है? अब तो इस महारानी को कुछ बोल भी नहीं सकती। कभी मेरे लिए भी दर्द दिखा दिया कर। कुंती अपने बेटे की बीमारी की वजह से शारदा को मनाती है। शारदा मजबूरी करके अपने पति, सास और छोटी बच्ची का ख्याल रखती है। एक दिन शारदा का काम छूट जाता है। तभी वो रास्ते से आते वक्त एक चिकन वाले को देखकर बोलती है,
भैया, आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं बहुत अच्छा चिकन बनाती हूँ, बहुत स्वाद भी होता है उसमें। आप मुझे एक मौका दे दीजिए। हाँ, काम तो बहुत है मेरे पास। दुकान में कई लोग चिकन लेने आते हैं और कई लोगों को पका पकाया चिकन चाहिए होता है। अगर तुम चिकन बना सकती हो तो ठीक है। भैया, आप एक चिकन का छोटा सा ढाबा खोल लो और मैं चिकन को पकाकर बेच दिया करूँगी। आप मुझे महीने की पगार दे देना, बस इतनी सी ही बात है। हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन क्या ये दुकान अच्छी लगेगी? देखो, मैं पहले ही साफ साफ बता देता हूँ, अगर मेरी आमदनी कम हुई तो मैं तुम्हें तुरंत अपने काम से निकाल दूंगा। मैं बिना वजह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अगर चिकन नहीं बिका ना तो मैं घूम घूम कर आपका पूरा चिकन बेच दिया करूँगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए मुझ पर। ऐसा करो, तुम अपना ये सामान रख कर काम में लग जाओ। आज से ही तुम काम शुरू कर दो। वैसे तुम्हारा पति क्या करता है? मेरे पति की कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए। इसी वजह से वो काम नहीं कर सकते और मैं ही अपने घर का खर्च चलाती हूँ। ऐसे घर पे कौन कौन है आखिर तुम्हारे? सास है, पति है और एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है। उसी की पढ़ाई के लिए मैं इतना काम कर रही हूँ, वरना मैं तो खेती बाड़ी करके भी पैसे कमा लूं, मजदूर जो हूँ मैं। शारदा को आनंद के चिकन शॉप पर काम मिल जाता है। शारदा को चिकन खाना और बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो चिकन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी शारदा की बेटी पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, स्कूल से बोला गया है अगर मैंने इस महीने का पैसा समय पर नहीं दिया तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं बेटा, थोड़ा वक्त लग गया, तू चिंता मत कर। मैं आज ही मालिक से जाकर पैसे मांग लूंगी, बस तू सब्र रख। माँ, ये आपका दुकान नहीं है जो कुछ देर में इंतजार करने के बाद पककर तैयार हो जाता है और लोग पैसे दे देते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है पिंकी, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? तुझे स्कूल में यही सब सीखने के लिए भेजती हूँ मैं। माँ बेटे की बात सुनकर वहाँ कुंती आती है और अपनी बहू को फिर से ताना देने लगती है। अरे क्या बात कर रही है शारदा? अगर तेरी बेटी तुझसे नहीं सीखेगी तो किससे सीखेगी? अब बबूल का पेड़ बोएगी तो उसमें से तुझे आम कहाँ से मिलेंगे? जैसी तू वैसी तेरी बेटी। माँ जी, पिंकी सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि आपके बेटे की भी बेटी है, आपकी पोती भी है। बेचारी को कभी प्यार से गले लगाया है आपने? नहीं ना? पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे जो सपोले को अपने गले से लगाकर प्यार करूं। मुझसे इतनी उम्मीद मत किया कर, समझी? हाँ, समझ गई। वैसे भी मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप कभी मेरी बच्ची को अपनाओगी। चल पिंकी, मेरे साथ चल। दोनों माँ बेटी आनंद के शॉप पर जाते हैं जहाँ शारदा काम किया करती थी। तभी शारदा आनंद से बोलती है, मालिक, मुझे मेरी पगार चाहिए, मेरी बेटी के स्कूल में देनी है। अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं दी तो मेरी बेटी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं स्कूल वाले। ठीक है, देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि इस बार तुमने मेरी दुकान से बहुत बार चिकन अपने घर पे ले जाया है, तो मैं तुम्हें इसके पैसे काट कर दूंगा। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, आप पैसे काट लो, लेकिन पैसे दे दो, वरना मेरी बेटी को देर हो गई ना तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, देता हूँ, रुको यहीं पर, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद आनंद शारदा को पैसे दे देता है, लेकिन पैसे कम थे। ये देखकर शारदा बोलती है, मालिक, आपने तो कहा था कि मुझे कम पैसे मिलेंगे, लेकिन इतने कम? आपकी दुकान का चिकन मैंने मुश्किल से 2 बार लिया है, लेकिन आपने तो मेरी आधी पगार से भी ज्यादा काट लिया है। हाँ, वो तुम कुछ दिन लेट भी आई थी इसलिए, वरना सब सही था। वैसे भी अभी पैसों की दिक्कत चल रही है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आपको मेरी पगार देनी ही पड़ेगी। अगर आप मेरी पगार नहीं दोगे तो मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। अरे तो मैं क्या करूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जाओ, इतना लेकर ही चले जाओ। लेकिन मालिक, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आज मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। ऐसा करो, आज के बाद यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, एक बात बता दूं आपको, कि जो आपकी चिकन की दुकान है ना,
वो मेरी वजह से चल रही है। देख लेना, ये दुकान भी बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगी। शारदा अपनी कम पगार लेकर घर की तरफ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद पिंकी को भी स्कूल से फीस ना देने की वजह से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ खाने को कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुझे भूख लग रही है। यहाँ तेरी फिक्र किसी को नहीं है। तुझे बहुत तेज भूख लगी है ना? बस कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन तुझे और दुख सहने होंगे मेरी बच्ची। रुक, अभी मैं कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, आज मुझे चिकन खाने का बहुत मन हो रहा है और बहुत दिन हो गए हैं। आपके हाथ का चिकन खाए हुए। बहुत स्वादिष्ट बनाती हो आप। मेरी हाथ का चिकन अगर पिंकी को पसंद आ सकता है तो बड़ों को भी तो पसंद आ जाएगा। मैं किसी और की दुकान से चिकन खरीद कर ठेले पर कुल्हड़ चिकन बनाकर बेचूंगी। शारदा दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है और वो एक दुकान खोलती है। कुछ दिनों बाद एक मजदूर को दुकान का बोर्ड बनाने को देती है और जैसे ही वो इंसान बोर्ड लेकर आता है तभी शारदा बोर्ड देखकर बोलती है, मुझे जल्द से जल्द नया बोर्ड बनवा कर दो। मैंने बोला था ना, मजदूर बहू का कुल्हड़ चिकन, लेकिन तुमने तो पूरा मतलब ही बदल रखा है इसका। कुल्हड़ की जगह कुल्हाड़ी। वाह! अब जाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरा बोर्ड ठीक करके दो, तब तक मैं इसी बोर्ड से काम चला लूंगी। शारदा अपनी दुकान खोलती है और चिकन बनाना शुरू कर देती है, जिसकी खुशबू से कुछ लोग उसकी दुकान में खींचे चले आते हैं। और तभी एक आदमी बोलता है, अरे वाह, क्या बात है, आप यहाँ कुल्हाड़ी चिकन बना रहे हो? जरा हमें भी टेस्ट करवाइए कि आखिर ये कुल्हाड़ी चिकन कैसा होता है। आपकी दुकान का नाम तो बहुत ही अनोखा है, मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन। हाँ बैठिए भाई साहब, मैं अभी आपको कुल्हाड़ी चिकन देती हूँ, खाकर देखिए और बताइए मेरे हाथ का कुल्हाड़ी चिकन कैसा लगा। लेकिन आपने दुकान का नाम ऐसा क्यों रखा है, कुल्हाड़ी चिकन? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो आपके दुकान का नाम देख कर आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर शारदा को बहुत अच्छा लगता है और वो फैसला करती है कि अब वो अपनी दुकान का नाम नहीं बदलेगी और अब आगे भी शारदा अपनी दुकान का नाम मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन ही रखती है। और अब शारदा का पति उसकी दुकान में बैठे बैठे मदद करवाता है। रिया और पायल कहने को तो रिश्ते में ननद भाभी थे, लेकिन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। पायल अपनी ननद को अपनी बहन की तरह मानती थी, उसकी कही हुई हर बात को पूरी करने की कोशिश करती। लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से इतना प्यार से रहना पायल की सास देवयानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि रिया उसकी सौतेली बेटी थी। ऐसे ही एक रोज देवयानी अपने कमरे में खड़ी अपनी बहू पायल से बातें कर रही थी। तभी रिया उनके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर देवयानी गुस्से से कहे, तुझे जरा सी भी अकल है या नहीं? जब दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हो तो पूछ कर अंदर आना चाहिए। अभी ये हाल है तो भगवान ही जाने अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी। बस करिए माँ जी, अगर रिया आ भी गई तो क्या हो गया? कौन सा वो दूसरे घर की है, वो भी तो इसी घर का हिस्सा है। वो कौन सा किसी को कुछ कहने जा रही है। सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, सबका मूड खराब हो जाएगा तो पूरा दिन भी खराब होगा। सॉरी मैम, माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि आप भाभी से जरूरी बातें कर रही हैं, वरना मैं बिना बताए कमरे में नहीं आती। मैं तो बस आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। कोई बात नहीं रिया, छोड़ो, जाने दो। और तुम्हें क्या जरूरत थी चाय लाने की, मैं ले आती ना। वैसे ही तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की चीजें मैं देख लूंगी। पता नहीं कैसे ये पागल लड़की मेरे घर की बहू बनकर आ गई। जरा सी भी चालाकी या अकल तो भगवान ने दी ही नहीं है इसे। ऐसे कैसे कोई भी बात नहीं। और तुम ध्यान से सुनो, आगे से मेरे कमरे में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, तभी आना। बिना पूछे मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जी माँ, समझ गई, अब नहीं आऊंगी। मैंने ये चाय यहाँ रख दी है, आप लोग पी लेना। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी ननद के प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो रिया के जाने के बाद देवयानी से कहती है, माँ जी, रिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमेशा उससे ऐसे ही क्यों बात करती हैं? आखिर वो भी तो इसी घर का हिस्सा है, उसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। बहू तू तो अपना मुंह ही बंद रख। और वो तेरी कोई सगी ननद नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे सर पर बैठाने की जरूरत है। वो बस इस घर की नौकरानी है, यही समझ।
अपने पति की आखिरी इच्छा की वजह से मैं उसे झेल रही हूँ, वरना अब तक कब का मैं उसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। इसे देखकर मुझे सिर्फ नफरत होती है। अपनी सास की बात सुनकर पायल को और भी गुस्सा आता है और वो आगे बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ देवयानी अपनी बहू पायल और अपनी सौतेली बेटी रिया के रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश करती, लेकिन हर बार हार जाती। एक रोज पायल अपने रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसका पति पुनीत वहाँ आता है और टीवी ऑफ कर देता है और वो गुस्से से कहती है, ये क्या पुनीत जी, आपने टीवी क्यों ऑफ कर दिया? कितनी अच्छी मूवी आ रही थी। रिमोट वापस करिए और ऑन करिए टीवी। यार कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हारा पति काम करके थका रखा है, प्यार से उसके साथ बैठने, बात करने, एक गिलास पानी पूछने की जगह मैडम को टीवी देखने की पड़ी है। क्या बात है? गुड। ये इमोशनल अत्याचार करना बंद करिए, ठीक है? आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरा आराम तो आपसे देखा ही नहीं जाता। नहीं नहीं, रहने दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बस। हाँ कहिए ना, क्या कहना है आपको? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, अगर ऐसा होता तो मैं हंस थोड़ी ना रहा होता। मैं तो तुमसे क्रिसमस पार्टी की बात कर रहा था। सोच रहा हूँ क्यों ना हम घर में क्रिसमस पार्टी रख लें, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। पार्टी, वो भी अपने घर में? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर माँ जी को पता चल गया ना कि आप घर में पार्टी करने की सोच रहे हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। आपको तो पता ही है ना, माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पार्टी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। यार तुम तो मुझे डरा रही हो। मैं तो सोचा था कि तुम्हें इस क्रिसमस पार्टी के बारे में बताकर माँ को मनाने के लिए भी तुम्हें ही कहूँगा कि तुम माँ को मनाओ, लेकिन तुमने तो मूड ही ऑफ कर दिया। पुनीत इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पायल भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसकी ननद रिया वहाँ आती है और पायल को चुपचाप रसोई में काम करते देखकर कहती है, क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं रिया, माँ जी क्या कहेंगी, मैं तो तुम्हारे भैया की वजह से परेशान हूँ। वो क्रिसमस पार्टी रखना चाहते हैं घर में, लेकिन तुम्हें तो पता है माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी घर में क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार ही नहीं होंगी, इसलिए मैंने माँ जी से पूछने से पहले ही पुनीत जी को मना कर दिया, तो उनका मूड ऑफ हो गया और कमरे से चले गए। भाभी आपको पता है भैया को क्रिसमस पार्टी करना बहुत पसंद था, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन ही भैया का बर्थडे भी आता है। लेकिन माँ उनका जन्मदिन उसी दिन ना मनाकर अगले दिन मनाती है, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन उसी दिन पड़ता है। अब समझ में आया कि पुनीत जी क्रिसमस पार्टी के लिए क्यों बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये तो गलत किया। उसी दिन तुम्हारा भी तो बर्थडे पड़ता है, इसलिए माँ जी अपने बेटे का भी बर्थडे नहीं मनाती। इतनी नफरत। अब तो हमारे घर में क्रिसमस की पार्टी होकर ही रहेगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पायल और रिया आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर देवयानी आती है और अपनी बहू पायल से कहती है, अपनी ननद के साथ बाद में बात कर लेना। अगर पुनीत ऑफिस से घर आ गया हो तो उससे कहो कि मेरी कल गांव जाने की टिकट करवा दे। तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, सोच रही हूँ देखाऊं। इसे कहते हैं किस्मत। हम सोच ही रहे थे कि माँ जी के रहते क्रिसमस पार्टी कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ खुद ब खुद बहाना मिल गया। थैंक यू भगवान। जी माँ जी आ गए हैं, अभी कहती हूँ उनसे। पायल इतना कहकर पुनीत के पास जाती है और देवयानी की कही हुई सारी बातें बताती है। अगले दिन देवयानी गांव के लिए निकल जाती है, जिसके बाद पायल अपनी ननद रिया के साथ मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारी में लगती है। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ जाता है और दोनों ननद भाभी मिलकर अपनी क्रिसमस पार्टी की पूरी तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर बाद पुनीत ऑफिस से घर आता है और पूरे घर में अंधेरा देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही घर की लाइट्स ऑन होती है, घर में मेहमानों की भीड़ और साज सजावट देखकर वो दंग रह जाता है। तभी पायल और रिया हंसते हुए उसके पास आती है और कहती है, मैरी क्रिसमस। ये सब क्या है और कब प्लान किया तुम लोगों ने ये सब? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको क्रिसमस पार्टी की अरेंजमेंट कैसी लगी? आप खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सच में पार्टी की सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी हैं। लेकिन तुमने ये सब किया ही क्यों? तुमने तो मना कर दिया था ना पार्टी के लिए। माना माँ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके खिलाफ नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? क्योंकि मुझे सारी बातें आज पता चल गई कि आपको क्रिसमस पार्टी क्यों करनी थी और माँ जी को क्यों नहीं करनी थी। मैं तो नई हूँ इस घर में, लेकिन आपको तो अपनी माँ को समझाना चाहिए कि उनको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए।
दूसरों को दुखी करने के चक्कर में वो अनजाने में ही सही लेकिन अपने बेटे को भी तो दुख दे रही थी। और आप उनको समझाने की जगह गलत दिन पर अपना बर्थडे मनाकर उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। पायल और पुनीत की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी सास देवयानी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आती है और जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी वो कहती है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरी कही हुई सारी बातें सुन ली है। शायद तू सही कह रही है, मैंने ही बेवजह अपने मन में नफरत पाल रखी थी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। देवयानी इतना कहकर अपने सभी घर वालों से अपने गलत बर्ताव की माफी मांगती है और फिर दोबारा कभी रिया को सौतेली होने का ताना ना मारने का वादा करती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर क्रिसमस पार्टी करते हैं। इस तरह से बिना किसी दिक्कत परेशानी के दोनों ननद भाभी की क्रिसमस पार्टी सभी लोगों के साथ खुशी खुशी पूरी होती है। नंदनी एक बार सड़क से जा रही थी, तभी एक गाड़ी वाला उस पर कीचड़ उछाल कर चला जाता है। नंदनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अबे ओ अंधा है क्या? बाप दादा के पैसों पर उछल रहा है। ये अमीर लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों को तो जानवरों की तरह देखते हैं। मुझे सख्त नफरत है अमीर लोगों से। नंदनी बहुत गुस्से में थी और कपड़े हाथ से ही साफ करते हुए जा रही थी। तभी एक कोट पैंट पहने लड़का उससे टकराता है और नंदनी जमीन पर गिर जाती है। आज क्या सब लोग अंधे ही हो गए हैं? और तुम पक्का कोई अमीर हो ना, तभी तो कोट पैंट पहना है। तुम ये मत समझना कि तुम अमीर हो इसलिए मैं डर जाऊंगी। और एक बात बताओ, तुम अमीरों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस देता कौन है? गाड़ी तो चलाने आती नहीं है, बस सड़क पर चल रहे लोगों पर कीचड़ उछालना आता है। बदतमीज कहीं के। नंदनी अपना सारा गुस्सा उस लड़के पर निकाल देती है और वो लड़का एक शब्द नहीं कहता। नंदनी काफी सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। तब वो लड़का मयंक खुद से बोलता है, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई वो लड़की? अरे यार, पहली बार तो कोई लड़की मिली थी जिसको देखने के बाद मेरी बोलती बंद हो जाए और दिल की धड़कनें धड़कने पे मजबूर हो जाए। मयंक को नंदनी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा लेता है। अगले दिन मयंक नंदनी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन एक साधारण से कपड़े में। मयंक को अपने घर देखकर नंदनी हैरान हो जाती है और मयंक से कहती है, अरे कैसे बेशर्म आदमी हो, मेरे घर तक चले आए और कल तक तो तुम कोर्ट में थे, आज ये गरीबों वाले कपड़ों में कैसे आ गए? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? आपने शायद गलत समझ लिया मुझे मैडम जी, मैं भी आपकी तरह गरीब हूँ। गरीब वो तो मांगे हुए कपड़े थे जो नाटक कंपनी से मांग कर पहने थे मैंने। मैं तो आपसे भी गरीब हूँ बहुत ज्यादा। कल के लिए माफी मांगने आया था, मेरी वजह से आप गिर गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे माफी मांगू। और मैं यहीं पास में एक टूटे हुए किराए के मकान में रहता हूँ। देखा, यही तमीज होती है हम गरीबों में और पैसे वालों में। हमें अपनी गलती भी पता होती है और हम अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन अमीर लोगों को तो बस पैसों के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। सड़क पर भले ही कोई मर रहा हो, लेकिन मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकते। मयंक और नंदनी काफी बातें करने लग जाते हैं। मयंक अब नंदनी से रोज मिलने आने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक बार नंदनी काफी परेशान होती है और अपने घर में चुपचाप बैठी होती है। तभी मयंक वहाँ आता है और नंदनी मयंक से कहती है, तुम यहाँ काफी समय से रह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। तुम्हारा परिवार है भी या नहीं? है परिवार है, सबके होते, मेरे भी है, मम्मी है, पापा है। तो बस फिर मुझे मिलना है तुम्हारे परिवार से। नंदनी की बात सुनकर मयंक सोच में पड़ जाता है और तुरंत अपनी माँ बाप से मिलने एक बहुत बड़े घर में जाता है, जहाँ मयंक की माँ शीला और पिता आनंद रहते थे। मयंक बेटा, कहाँ हो तुम आजकल? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? हमारी वो जो मेड है वो कहाँ है? वो तो काम कर रही होगी ना। ठीक है, फिर आप उसके पास जाइए, उसकी साड़ी मांगिए और पहन के तैयार हो जाइए। और पापा, आपके लिए जो मैं कपड़े लाया हूँ ना, आप वो पहन लो और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा बस। और हाँ, आप लोगों को बाद में मैं बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी जो कह रहा हूँ वो करो बस। मयंक किसी को कुछ बोले नहीं देता और जल्दी से पुराने फटे कपड़े पहनकर अपने टूटे हुए घर ले आता है, जो उसने नंदनी को बताया था। ये सब क्या है मयंक? इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनने को कहा मुझे? मेरे पास एक से एक महंगी साड़ी और ब्रांडेड साड़ी है, मैं वो क्यों नहीं पहन सकती? और ये इतना टूटा हुआ घर किसका है? माँ पापा, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन आज हमारे प्यार की परीक्षा है।
मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जो कि अमीर लोगों को पसंद ही नहीं करती, जिसके लिए हमें कुछ टाइम तक गरीब बनने का नाटक करना पड़ेगा और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा बस। और हाँ, थोड़ी देर में आती होगी वो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मयंक की बात को सुनकर उसके माँ बाप भी झूठ में उसका साथ देते हैं। कुछ देर बाद नंदनी आती है। नमस्ते आंटी। ओ बेटा, तुम ही हो जिसके बारे में मयंक इतनी तारीफ करता है। वैसे हो तो तुम भी बहुत ही प्रिटी। क्यों मयंक के पापा? सो ब्यूटीफुल ना? मयंक, तुम्हारी माँ को इतनी अच्छी इंग्लिश भी आती है। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये हमारी तरह गरीब हैं। ऐसा लग रहा है गरीब होने का नाटक कर रही हैं एक पुरानी साड़ी पहनकर। नहीं नहीं नहीं, हम तो गरीब है, हम तो बहुत गरीब है। हम तो इतने गरीब है ना कि मेरे मम्मी पापा के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है और वो एक ही टाइम पे धो के पहनते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं अपनी दुख भरी कहानी। हमें तो खाना भी सिर्फ एक टाइम का मिलता है, वो भी कई बार तो मिलता ही नहीं है। हाँ, मना कहाँ कर रही हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखकर लगता नहीं है। ऊपर से इंग्लिश भी कितनी अच्छी है। मुझे तो इंग्लिश के नाम पर बस एक इंग्लिश शब्द ही आता है। डॉटर माई डोंट नो इंग्लिश। वो टीवी देखना बहुत शौक है ना, तो जितनी भी आती है टीवी देखकर ही सीखी है। नंदनी और बाकी सब बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। लेकिन अब तक झूठ ही चल रहा था। एक दिन शीला हीटर के आगे बैठी होती है, तभी नंदनी वहाँ आ जाती है। अरे आंटी, ये तो हीटर है ना, बहुत महंगा आता है। यहाँ कैसे? नहीं बिटिया, ये तो खराब है। कबाड़ी की दुकान में देखा था, उनसे बहुत कहा तो उन्होंने दे दिया। अब कोई 4 मेहमान आए तो दिखा सकते हैं ना कि हमारे घर में हीटर है। लेकिन ये तो गर्म कर रहा है। आप झूठ क्यों बोल रही हो आंटी? नंदनी को शक हो जाता है और वो सवाल जवाब करने लगती है। तभी आनंद एक तसला लेकर आता है जिसमें लकड़ियाँ जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था। अरे नंदिनी बिटिया, ये गर्माहट इस घर की आग की वजह से है। आनंद की बात को सुनकर नंदिनी की गलतफहमी दूर हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मयंक और उसके परिवार का हाल बेहाल हो रहा था। रात में पूरा मोहल्ला सो रहा था, तब सभी लोग जाग रहे होते हैं। मयंक बेटा, कब तक हमें झूठ की जिंदगी जीनी पड़ेगी? आज नहीं तो कल सब कुछ बताना ही पड़ेगा। माँ, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं नंदिनी को सब पता न चल जाए, और चल गया तो क्या होगा। अरे मुझे तो इतनी नींद आ रही है, लेकिन खाट पे तो मुझसे सोया ही नहीं जाता, और ऊपर से ठंड से कपकपी हो रही है। अपने माता पिता का हाल देखकर मयंक रोज हिम्मत करता है कि नंदिनी को सच बता दे, लेकिन वो नहीं बता पाता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शीला को बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन वो पानी नहीं पी रही थी। ये देखकर मयंक कहता है, माँ, आप 4 बार कह चुकी हो कि आपको प्यास लग रही है। अगर प्यास लग रही है तो पानी क्यों नहीं पी लेती? अगर पानी नहीं पियोगी ना तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। इसलिए पी लो यार पानी। ये पानी पीऊं मैं? एक तो पहली बात, ये नाला का पानी है। अब तक तो पी रही थी, लेकिन इतनी सर्दी में इतना ठंडा पानी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे मयंक, तुझसे अगर नहीं बताया जा रहा तो हमें बता दे। हम जाके नंदिनी बिटिया को प्यार से सब बता देंगे, और वो भी हमें इतने टाइम से देख रही है तो उसे समझ आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं, सही है। पापा, अगर इतना आसान होता ना तो मैं कब का बता चुका होता उसे। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नंदिनी हाथ में अखबार लेकर आती है और बोलती है, मयंक, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम गरीब हो। नंदिनी, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो कुछ भी कहा था तुम्हें, वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम अमीर लोगों से इतना नफरत करती हो, और इसी नफरत के कारण मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। अगर आज मैं इस अखबार में आप तीनों की तस्वीर नहीं देखती, तब तो मुझे इस सच के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाता। मुझे पता है बेटा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमने ये सब बस अपने बेटे के प्यार के लिए किया है। तुम हमें गलत मत समझो। सही कहा आंटी आपने। मुझे बुरा लगा जरूर है, लेकिन इस बात का कि आप सबको बस मेरी वजह से इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता था मयंक, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। नंदिनी को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो मयंक को कुछ ना कहकर अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।